बेहद अच्छा महक रहा था और वह बस बेहद बड़ी थी। उसका भाई और नर्स इस बात से प्रसन्न थे कि सब कुछ लड़की के लिए सही था। एक पिछले जीवन में लड़की ऐसी कमरे की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, लेकिन यहाँ वह रहेगी। वह शांति से बैठ गई और उसके भाई ने सोचा कि वह एक मेल्ला है और वे थोड़ा हंस पड़े। एड्रियन ने कहा कि वह इस कमरे का इस्तेमाल तब तक कर सकती है जब तक वह बड़ी नहीं हो जाती, लेकिन शादी के बाद उसे इसकी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन लड़की किसी तरह उदासीन थी। वह बस बिस्तर पर लेट गई और यह शब्दों में बता नहीं पाई कि यह जगह कितनी अद्भुत थी। गंभीर छोटे कमरे में इतनी खूबसूरती थी और अचानक उसके भाई ने उसे सहलाया। वह उसके बिस्तर पर बैठ गया और पूछा कि क्या उसे सब कुछ पसंद है। काउंटेस को एड्रियन पसंद था। यह ग्लिदोवा के लिए बहुत कोमल और सुखद था। वह चाहती थी कि यह हमेशा के लिए जारी रहे। अब वह पूरी तरह से सुनिश्चित है कि वह किसी भी कीमत पर एड्रियन की रक्षा करेगी। इस बीच बटलर आया और उसे सूचित किया कि उसका दोस्त आ रहा है। लड़का डर गया था और लड़की को समझ नहीं आया कि कौन आ सकता है। पहला लड़का जिरकिन के बारे में सोच रहा था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि वह भयानक रूप से व्यस्त था और अगर वह सच में चाहता भी तो वह मिलने नहीं आ सकेगा। हालांकि उसे नहीं पता था कि कौन आया है। उसकी आत्मा बहुत बेचैन थी। अनपेक्षित रूप से राजा का उत्तराधिकारी स्वयं कमरे में प्रवेश किया और एड्रियन और राफिना को नमस्कार किया और बड़े भाई ने पूछा कि वह यहाँ क्यों आया है। ज़ीरकान बस यह याद दिलाना भूल गया कि वह आज आ रहा है, लेकिन उसने राफिना से इसका वादा किया था। एड्रियन इस पर बहुत गुस्सा था। उसने अपनी बहन को अपने पीछे खड़ा कर दिया और नहीं चाहता था कि लड़का उसके करीब आए, लेकिन ज़ीरकान ने कहा कि उसने वास्तव में उससे वादा किया था कि वह आएगा। लड़के के चेहरे पर एक गलत फहमी की छवि थी। चिंता के कारण एड्रियन ने अपने इतना कठिन कि यह दर्दनाक हो गया। वह तुरंत उसकी माफी मांगने लगा क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उसे दर्द हो। एक पल बाद लड़की ज़िरकोन की बाहों में दौड़ पड़ी। एड्रियन बस अवाक रह गया इस घटनाक्रम से। उसके चेहरे पर निराशा दिखाई दे रही थी। इस बीच खुश लड़की ने अंधेरे में प्यार कर रहे लोगों को यह याद दिलाना नहीं भूली कि उन्हें शादी करनी चाहिए। सिंहासन का उत्तराधिकारी ने कहा कि यह एक गर्म संबंध था और उसने अपने बड़े भाई से माफी मांगी। एड्रियन के पास चुप रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। ज़िरकोन ने लड़की के सिर को सहलाया और कहा कि लेकिन वह ज्यादा समय तक रुक नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास कई बूथे लेकिन फिर भी रफीना संतुष्ट थी क्योंकि उसने अपना वादा पूरा किया था। उसने उसे तुरंत अपने कमरे में ले जाकर दिखाया कि वह कितना आलीशान था। लड़की ने देखा कि वह अविश्वसनीय रूप से बड़ा था। फिर मेहमान मुस्कुराया और पूछा कि क्या वह सुनिश्चित है कि वह यहाँ अकेले सो सकती है। अपने चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ लड़की ने आश्वासन दिया कि वह सो सकेगी क्योंकि वह अब पहले से ही एक वयस्क थी और किसी भी भयानक चीज से नहीं डरेगी। उसने यह भी कहा कि जितना अधिक खुशहाल कमरा उतना ही अधिक आनंद। ज़ोरकिन वास्तव में इसमें अधिक समय बिताना चाहता था क्योंकि रफीना उसे बहुत अच्छी लगी। जब उसने अपने भाइयों को देखा तो उसके मन में ऐसे विचार नहीं थे। हालांकि उसका सगा भाई उनमें सबसे खराब था। वह छोटी, नाजुक और कमजोर थी। उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि जब उसने उसका नाम लिया तो उसकी आत्मा गर्म हो गई। दुर्गान ने उसके बड़े भाई से माफी मांगी और खुद को यह कहकर सही ठहराया कि वह खुद पहले मौके पर उससे शादी के लिए कहेगी। उसने देखा कि रफीना को वास्तव में अपना कमरा पसंद था और लड़कियां बस इसके साथ सहमत हो गईं। यह नौनोती चिंग कैसा बच्चों जैसा व्यवहार कर रही थी ने खुद को संभालने के लिए मजबूर किया क्योंकि उन्होंने उसे एक और चीज के साथ छोड़ दिया। उसने पूछा कि अगली बार उसे कब देखने की उम्मीद करें, लेकिन युवक ने कहा कि इस समय उसके लिए इस सवाल का जवाब देना मुश्किल है क्योंकि उसके पास आमतौर पर ऐसी चीजों के लिए समय नहीं होता। इसलिए वायोलेटा और एरियन हमेशा खुद ही राजधानी आते हैं। लड़की उदास थी और अचानक उसके सिर में एक अद्भुत विचार आया। वह समझ नहीं पाई कि उसने पहले क्यों नहीं सोचा। उसे क्राउन प्रिंस की माँ से मिलना था। लड़की ने वादा किया कि अगली बार वह खुद उसके पास आई। से समझ में आया कि दर्पण की माँ मर नहीं सकती और अगर वह इस समस्या का सामना जल्द से जल्द कर ले तो क्राउन प्रिंस की पागलपन का मुख्य कारण समाप्त हो जाएगा। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि वह उसका इंतजार करेगा। फिर वह चुप हो गया और सोफे पर बैठ गया। आज का दिन बहुत कठिन था। जाने से पहले ज़िरकिन ने उससे फिर मिलने का वादा किया। क्योंकि विवाह का प्रस्ताव रखना आसान नहीं है, लेकिन एक और समस्या पैदा हुई। इस बार उसके भाई एड्रियन के साथ। वह वहाँ दुखी बैठा था। जब एक दोस्त उसकी मदद करने की कोशिश करता है तो यह आसान नहीं था। आपकी बहन आपसे दूर है
आप उसे समझ सकते हैं। उसकी लंबे समय से खोई हुई बहन अपने माता पिता के घर लौट आई है और उसकी सारी ध्यान केवल अजनबियों पर केंद्रित है। इसलिए उसने तुरंत सुझाव दिया कि हम एक साथ खाएं, क्योंकि उदासी से लड़ने के लिए कोई और उपयुक्त हथियार नहीं है जितना मीठा। लड़का हैरान था कि लड़की ने पहल की और उसे एक केक की पेशकश की। उसने यह भी जोड़ा कि यह उसके पसंदीदा छोटे भाई के लिए एक केक था। लड़के ने सीधे पूछा कि क्या वह जिरकान से उसे ज्यादा प्यार करती है, और तभी हमारी नायिका को एहसास हुआ कि एड्रीन था। बच्चा, मैं वास्तव में आश्चर्यचकित हूं कि वह ऐसी परिस्थितियों में एक देवदूत की तरह व्यवहार करता है। राफीना ने कहा कि यह बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि वह उसे सबसे ज्यादा प्यार करती थी। तुरंत लड़के के चेहरे पर एक मुस्कान आई, लेकिन लड़की ने यह भी जोड़ा कि वह फिर भी दर्पण से शादी करेगी। उसने यह भी आदेश दिया कि उसे वायलेटा से शादी करनी चाहिए, क्योंकि वह उसके साथ रहना चाहती थी। इसके अलावा अगर एड्रीन और वायलेटा पहले शादी करते हैं तो उसे दर्पण छोड़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वह बस किसी और से शादी कर सकता है। हमारी नायिका के लिए यह स्थिति से बाहर निकलने का सबसे अच्छा तरीका लगता है, क्योंकि on the boy's face with the girl at that she would make the mirror anyway. She also ordered that they must marry Violetta because she wanted to live with her. Messi de if Adriana and Violetta are first or not, she won't need to leave the mirror because instead she will marry someone else. For our heroine, this seems like the best way out of the situation because in मूलतः उसे केवल शादी की औपचारिकता की आवश्यकता थी। उसने तय किया कि वह प्यार के लिए शादी करेगी। इस बीच ड्यूक ने अपनी बेटी के दुर्व्यवहार करने वाले को पकड़ लिया। वह सोच रहा था कि क्या वो समझता है कि वो यहाँ क्यों है। विस्काउंट ने पछताया और नहीं जानता था कि उस अभिशप्त महिला ने बच्चे का स्थान ले लिया था। ड्यूक ने उसकी बात नहीं सुनी और उसे कमीज से पकड़ लिया, यह पूछते हुए कि वह अपने गंदे हाथों से अपने बच्चे को मारने की हिम्मत कैसे कर सकता। वह आदमी आश्वस्त था कि बेरिल जानबूझकर अपराध किया है, भले ही वह उसका बच्चा नहीं था। वह यह समझ नहीं पा रहा था कि कोई एक असहाय बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता। आदमी के शब्द इस तरह से सुनाई दिए जैसे वो खुद अपने बच्चे के साथ ऐसा करने के लिए तैयार हो, लेकिन उसने जवाब दिया कि यह सब सच है, क्योंकि उसके लिए यह फर्क नहीं पड़ता कि वह अपने बच्चे को मारता है या किसी और के। वैसे भी वह उसे भूख से या पीट पीट कर मार देगा। एस्टन के ड्यूक ने ऐसे भयानक शब्दों को सुन नहीं सके। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से उसे पैर पर मारा। उन्होंने वादा किया कि जैसे ही वह बाहर निकलेगा वह तुरंत रिपोर्ट करेगा कि वह हत्यारों के गिल्ड का प्रमुख है। ड्यूक के अधीनस्थों ने कहा कि वह आदमी बेकार कचरा है और अगर वह बच गया इसके लिए केवल और बुरा होता जाएगा। ड्यूक ने कहा कि बेरिल को यह समझ नहीं आया कि उनके गिल्ड और किसी अन्य के बीच अंतर क्या है, क्योंकि वे केवल बुरे लोगों के साथ ही व्यवहार करते हैं। उसके समान ही भयानक है। वह आदमी जो अपने सके और अन्य भयानक चीजें जो विकोन ने की थी की लिस्ट बनाने लगा। उसे पहले ही 5 बार आदेश दिया जा चुका था। अपराधी सुनकर बस चौंक गया। वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। ड्यूक ने कहा कि उसके लिए जीवित रहने की उम्मीद छोड़ देना बेहतर होगा और बस मौत की प्रतीक्षा करना। उसने अपने हथियारों से खत्म करने का आदेश दिया।